हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं आप लोगों के लिए आरआईएमसी आरएमएस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करवाता हूं। तो यहाँ पे आज हम इस सीरीज के अंदर देखने वाले हैं जून 2017 के जो आरआईएमसी का जीके का पेपर था उसके सॉल्यूशन को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये जो सेशन है ये इसका पार्ट सेकंड है। इसका मतलब क्या होता है कि पार्ट वन आप लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं 26 नंबर से लेकर 50 नंबर के क्वेश्चन को करवाऊंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है टोटल यहाँ पे 75 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे 75 क्वेश्चंस अगर मैं एक साथ करवा भी दूं तो आप लोगों के लिए याद रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, उनको समझना, सारी चीजों को नोट डाउन करना। इसलिए मैं आपको 3 पार्ट्स में अवेलेबल करवाता हूं, जहां पे पार्ट वन था जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन थे, ये पार्ट सेकंड है इसमें भी 25 क्वेश्चन है, और पार्ट थर्ड के अंदर भी 25 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इससे आप लोग क्या कर सकोगे, इजीली प्रिपेयर कर सकोगे। ठीक है, और अगर आप इसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके पहले कि मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करूं, मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि आरएमएस और आरआईएमसी के बहुत सारे जो पेपर्स हैं वो जीके के मैंने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रखा है। जस्ट लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पे 2019 का भी है, 2018 का भी है, रिसेंटली 2020 का भी मैंने अपलोड किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन पे देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 2 ग्रेट मुगल्स के बारे में आपको बताना है जिन्होंने क्या की, अपनी ओन मेमोरी लिखी है। ओन मेमोरी का मतलब इन्होंने अपने ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही होता है कि खुद के लाइफ के बारे में लिखना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा और जहांगीर हो जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा मुगल डायनेस्टी के ऊपर भी ध्यान दे लेते हैं क्योंकि इन पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुगल डायनेस्टी में आए थे वो कौन थे, बाबर थे। बाबर के बाद हुमायूं, देन आफ्टर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब थे। ठीक है, ये वो एक पर्टिकुलर सीरीज है जो 6 प्रोमिनेंट मुगल एम्परर या रूलर के बारे में है, और इनके ऊपर भी कई बार आपसे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि किसके बाद कौन आया था, किसका बेटा कौन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे अगर आप लोगों को ये पता हो कि भैया मुगल एम्पायर को स्टार्ट किसने किया था। तो आप बताएंगे बाबर ने, देन आफ्टर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आए थे। ओके, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट डिजॉल्व्ड आयन। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट डिजॉल्व्ड आयन इन द ओशन। ठीक है, अब ओशन के अंदर जो आयंस होते हैं अवेलेबल होते हैं वाटर के अंदर, और उनमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि आपके पास पूरे के पूरे ओशन वाटर में जो होता है वहां पे 96.5% तो वाटर होता है, जबकि 3.5% जो होता है वो डिजॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं। ये परसेंटेज बेसिकली आपको याद नहीं करना, आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा क्या होता है। तो यहाँ पे आप चार्ट में देख पाओगे कि इस 3.5% जो डिजॉल्व्ड सॉल्ट है इनमें 55% जो है क्लोरीन अवेलेबल होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया सबसे मैक्सिमम कौन सा अवेलेबल होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा। सेकंड नंबर पे आप सोडियम का आंसर दे सकते हैं, और थर्ड नंबर पे आप सल्फेट का आंसर दे सकते हैं। इससे ज्यादा आप लोगों को इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ना ही आपको परसेंटेज जरूरत है याद करने की। अब बेसिकली क्लोरीन किस चीज में काम आता है, तो क्लोरीन को आप बोल सकते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं, जो भी जर्म्स है, बैक्टीरियाज वगैरह है, उनको खत्म करने के लिए काम में लेते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा होगा कि टैंक वाटर में हम लोग क्लोरीन डालते हैं। ठीक है, या फिर आपके घर में जो म्युनिसिपैलिटी की तरफ से वाटर आता है उसमें भी एक स्मेल आती है। ठीक है, वो स्मेल की वजह ही क्या है कि उसमें क्लोरीन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ब्रोमीन के बारे में। तो देखो ब्रोमीन जो होता है इसका बहुत सारा यूज किया जाता है, कहाँ पे, एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, एग्रीकल्चर में अब इसका हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हो कि जो इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स
इंसेक्टिसाइड्स जो बनाए जाते हैं उसको बनाने में ब्रोमीन का यूज होता है। अब इंसेक्टिसाइड क्या होता है, तो देखो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे इंसेक्ट वगैरह हैं जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को या प्लांट को खराब कर देते हैं, तो उनको मारने के लिए जो दवा होती है उसका नाम क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। तो इसी इंसेक्टिसाइड को बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। फिर पोटेशियम का अगर हम बात करें तो पोटेशियम जो है बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह से आप लोगों को मिलता है, स्पेशली जो आप बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स की, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स के अंदर आप लोगों को पोटेशियम मिलता है, और ये जो पोटेशियम होता है ये स्पेशली कहा जाए कि आपके बॉडी में मेंटेनेंस से रिलेटेड वर्क करता है, ठीक है। वो चीज आप कर लेंगे, ये आप लोगों को बचाता है, ठीक है। ड्राइड फ्रूट नहीं, पोटेशियम आप लोगों को बचाता है किससे, हाई ब्लड प्रेशर से, हाई ब्लड प्रेशर से बचाता है, ठीक है। और क्या करता है ये आप लोगों को हार्ट अटैक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोक कहते हैं, उससे भी आप लोगों को बचाने का काम करता है। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। फिर है कैल्शियम। तो देखो कैल्शियम के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। ये आपके बॉडी में भी होता है, और आपके जो बोन्स वगैरह हैं, बोन्स हैं, टीथ्स हैं, ये सारे के सारे किससे बने हैं, कैल्शियम से बने हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंटली आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ओके। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी डिजीज ऐसी हैं जो कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता है हम लोगों को जिंदा रहने के लिए, बहुत सारे वेरियस बॉडी फंक्शंस करने के लिए अलग अलग विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया विटामिन B12 की कमी से आपकी बॉडी में क्या होगा। तो देखो B12 की कमी से आपकी बॉडी में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रॉब्लम को हम लोग पेलाग्रा के नाम से जान सकते हैं, या पेलाग्रा इसको कहा जाता है, ठीक है। अदर डिजीजेस के बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। एनीमिया जो है ये क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। तो लैक ऑफ व्हाट, तो लैक ऑफ हम कह देंगे आयरन, क्योंकि आयरन के कारण ही आपके बॉडी में जो है वो बनता है क्या, RBC, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स, और इसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और उसी के कारण क्या होता है, ये RBC आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन है, जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में इनहेल होता है, उसी ऑक्सीजन का क्या करवाता है, ये ट्रांसपोर्टेशन करवाने का काम करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखोगे आप। फिर आपके सामने एक डिजीज है जिसका नाम क्या है, बेरी बेरी है, ठीक है। बेरी बेरी जो है वो विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होता है। सारे जो डिजीजेस हैं वो मैं डिफिशियंसी वाले डिजीजेस बता रहा हूँ, ये मत सोच लेना कि कुछ अदर हो गया या उसको खाने से आपको ये प्रॉब्लम होगी, नहीं, आपकी बॉडी में उसकी कमी से ये डिजीज होता है, ठीक है। तो विटामिन B अगर आपके बॉडी में कम हो जाएगा तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, आपका जो हार्ट है, ठीक है, और हार्ट के साथ साथ आप लोग जानते हैं आपके बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि आपकी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, वो ध्यान रख लेंगे। पेलाग्रा के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि विटामिन B12 की कमी होती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका जो स्किन है वहां पे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो इस टाइप के डर्मेटाइटिस प्रॉब्लम आपको होता है। फिर है ज़ेरोप्थेल्मिया। तो देखो ज़ेरोप्थेल्मिया जो है दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो ज़ेर और है ऑप्थेल्मिया, ठीक है। ज़ेर का मतलब क्या होता है, ड्राई होता है, और ऑप्थेल्मस का मतलब क्या होता है, आई, ठीक है। तो आपकी आईज जो है ड्राई हो जाती है, और इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपकी आईज से जो टीयर्स हैं वो नहीं निकलते, तो ऐसे में आपकी आईज ड्राई हो जाती है और इसकी मसल्स जो है वो खराब हो जाती है। तो ये जो डिजीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, ज़ेरोप्थेल्मिया कहेंगे। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में DPSP के नाम से भी जानते हैं। जब कभी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग थोड़ा सा ये कह पाओगे कि DPSP में क्या है, तो आप बताएंगे कि 15 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, और ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है वो जब कभी भी कोई नए रूल्स वगैरह बनाए तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करे, ठीक है। इन चीजों को क्या करेगी गवर्नमेंट, ध्यान में रखेगी, ताकि जब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं तो लोगों का भला हो सके। ये जो प्रिंसिपल्स या प्रोविजंस हैं ये कहाँ पे हैं, तो आप बताएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 के अंदर ये अवेलेबल है।
और यहाँ पे अगर कहा जाए कि किस आर्टिकल के अंदर अवेलेबल है, तो आप बताएंगे आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, इसके लिए आप लोग कोर्ट में अप्लाई नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने हमारी इन चीजों का ध्यान रखा या नहीं रखा। ठीक है, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को इसका ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली ये आपके राइट्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, नॉट इंक्लूडेड, बाकी सब यहाँ पे इंक्लूडेड है। जस्ट लाइक गवर्नमेंट का क्या है, ये राइट है कि लिकर वगैरह को, शराब को बैन करे, तो जस्ट लाइक आपने देखा बिहार में बंद किया गया, गुजरात के अंदर बंद है। ठीक है, ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। राइट टू वर्क है, तो लोगों को काम अवेलेबल करवाते हैं, चाहे वो नरेगा के थ्रू ही क्यों ना हो, तो ये भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है आप लोगों के लिए, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको 100% ये चीज मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है ना। पूछा गया है आपसे कि जो हाइड्रोमीटर है ये क्या चेक करता है, तो यूज a hydrometer to check the condition of the electrolyte in your car battery। कार की बैटरी में आपने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट को चेक करने का काम किया। तो बेसिकली ये कर क्या रहा होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये जो वहां पे फ्लूइड या लिक्विड है उस बैटरी के अंदर, उसकी डेंसिटी को मेजर करने का काम करता है, और उसी डेंसिटी से ये पता चलता है कि आपकी जो बैटरी है वो कितनी चार्ज है या नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस का नाम आ जाता है, और ये नाम क्या है, हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर जो है एक काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने का काम करेगा। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने का काम करता है। ओके, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं आपने आर्किमिडीज का बायोनकी वाला प्रिंसिपल पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग क्लास 9th के अंदर इनके बारे में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। पूछा गया है विच कंट्री इज होस्टिंग द 2017 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ये क्वेश्चन अब आपके लिए यूजफुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसे हम लोग कहते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, और करंट अफेयर्स जो होता है वो हर टाइम बदलता रहता है। तो आप लोगों को जस्ट जब आप लोग एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो उस एग्जाम से नियर अबाउट आप ये कह सकते हैं कि 10 to 12 मंथ पहले कौन कौन से इवेंट हुए हैं उनको आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। तो मेरे चैनल पे आप लोगों को करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, तो उसे आप लोग प्रिपेयर कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप की चीजें दोबारा नहीं पूछी जाएगी। फिर आपसे पूछा गया कि जो बोस्टन टी पार्टी है ये किस चीज से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो जो बोस्टन टी पार्टी है, यहाँ पे कोई चाय की पार्टी नहीं हुई थी। यहाँ पे जो लोग नाराज थे उन्होंने ऐसे शिप्स पे चढ़कर जो टी लेकर आए गए थे उनको ओशंस में फेंक दिया था। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर इवेंट है ये अमेरिकन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कौन सा रेवोल्यूशन है, तो आप बताएंगे कि जो 16 दिसंबर 1773 था। ठीक है, वहां पे मैसाचुसेट्स के अंदर एक इसी टाइप का जगह जो है, आप बोल सकते हैं जगह का नाम क्या है, बॉस्टन। और बॉस्टन कहाँ पे है, मैसाचुसेट्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था कि जब एक टी एक्ट लेकर आए थे ये लोग पहले 1773 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस एक्ट में क्या बोला गया था कि ये लोग चाइना से अमेरिका को टी बेच सकते हैं। तो ऐसे में जो अमेरिका के लोग थे उन लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि अब हमारे यहाँ की चीजें नहीं बिकेंगी, तो हम लोग क्या करें, जो चाइना से सामान आ रहा है उसको यहाँ से फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इवेंट अमेरिकन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, और इसको बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिकली आप ये याद रख लो, जो टी एक्ट था उसके अगेंस्ट अमेरिकन पर्सन्स ने ये जो प्रोटेस्ट है वो किया था, और बोस्टन नाम की जगह में हुआ था जो कि मैसाचुसेट्स के अंदर है, और ये अमेरिकन रेवोल्यूशन का एक इंसिडेंट माना जाता है। यहाँ पे देखो रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में वैसे तो सिर्फ और सिर्फ बात करूं तो इंग्लिश है।
ठीक है, मैथमेटिक्स है और जीके है। लेकिन जीके के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखो रीजनिंग के भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हेल्पफुल रहेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, आपको बोल रहा है कि मद्रास जो है इसको हम लोगों ने कोड किया, और कोड क्या था, NBESBT, और इसी रूल के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि बॉम्बे को हम कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे रूल क्या था, M के बाद क्या आता है, N आता है, A के बाद क्या आता है, B आता है, ठीक है, D के बाद क्या आता है, E, R के बाद S, A के बाद B और S के बाद T। तो दैट मीन्स जितने भी अल्फाबेट गिवन है उनके बाद वाले अल्फाबेट को आपको यहाँ पे रखना है। तो देखो B के बाद क्या आएगा, C आएगा, O के बाद क्या है, P है, M के बाद N है, देन B के बाद C है, A के बाद B है और Y के बाद Z है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। सीरीज का यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, सीरीज अगेन जीके का पार्ट नहीं है लेकिन रीजनिंग का ये पार्ट है, तो प्लेलिस्ट पे जाकर आप इसे भी देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। देखो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 2 है, 6 है, 18 है, 54 है। अब 8th टर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो आपको ये पकड़नी है कि ये आ कैसे रहे। तो ये जो 2 है ये क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आपको बताना है क्या, 5th, 6th, 7th और 8th, ये वाला टर्म आपको बताना है। तो अब देखो ये टर्म आ कैसे रहे, 2 में अगर आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 6 हो गया, 6 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 54 हो गया। तो दैट मीन्स ऐसे ही अगर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5th टर्म, फिर आप मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो 6, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो 7, और फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे तो 8। तो फाइनली आप एक काम ये भी कर सकते हो कि 3 3 जा 9 और फिर 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो आप डायरेक्ट 54 को 81 से मल्टीप्लाई कर दो। एक काम आप यहाँ पे ये कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो देखो आंसर क्या आएगा, 8 5 जा 40 और 32 था 3, तो 43। तो यहाँ पे 4 और 5 2 7 3, ये हो जाएगा आपका 4374। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक अलग कलर का यूज कर लेता हूँ। तो 54 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 1 162। अब 162 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 टर्म आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे 3 2 जा 6, देन 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, ये 4, देन इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 टर्म आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24 और 1 25, 4 3 जा 12 एंड 2 14। अब इसको अगेन 3 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 और 2 17, 4 3 जा 12 और 1 13, 3 1 जा 3 और 1 4। तो आंसर वही आएगा। तो अगर आप चाहो तो इस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट ये अज्यूम कर लो कि कितने से मल्टीप्लाई करना है और उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो वो इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब वापस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपसे अगेन रीजनिंग का ही क्वेश्चन पूछा गया है कि मैराथन अगर एक रेस है तो हाइबरनेशन में क्या होता है। ठीक है, तो हाइबरनेशन में आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो ये क्या कर रहा है, सो रहा है। तो हाइबरनेशन इज रिलेटेड टू स्लीप। यहाँ पे बियर आंसर मत दे देना। ठीक है ना, हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, जब एनिमल्स बहुत लंबे टाइम के लिए क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, तो दैट इज नोन एज हाइबरनेशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइबरनेशन कहेंगे। फिर बात आती है यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछा गया कि जापान ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड किया है, ठीक है, डिजिटल करेंसी को, ठीक है, एज अ लीगल मनी। अब लीगल मनी का मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक आप लोगों ने इंडियन रुपीज देखे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, इंडिया में चलने वाले लीगल करेंसी है। उनको आप कहीं भी यूज कर सकते हो इंडिया के अंदर, कोई भी लेने से उसको मना नहीं करेगा। अगर आप फटे हुए नोट नहीं दे रहे हो या तो हर जगह उसको लिया जाएगा, और अगर फट भी गया है तो आप बैंक में जाकर उसको चेंज करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही जापान ने डिजिटल करेंसी जो सिर्फ एसएमएस के थ्रू चलते हैं, इंटरनेट पे प्रोवाइड होता है, उसको परमिशन दे दी है। ठीक है, तो इस करेंसी का नाम क्या है, तो इस करेंसी का नाम क्या है, बिटकॉइन है। और 2008 के अंदर इसे बनाया गया था। जनरली ये इलीगल मनी है बाकी कंट्री में, और इंडिया के अंदर भी ये इलीगल है, लेकिन ये जापान ने इसको परमिशन दे दी है। और यहाँ पे ये माना जाता है कि, इसको बनाने का जो काम किया था वो सतोशी नाका
मोटो ने किया था, ठीक है, जापानीज पर्सन सतोशी नाकामोटो, सॉरी जापानीज तो नहीं है ये, तो सतोशी नाकामोटो ने इसको जनरेट करने का काम किया था। आप नाम याद रख लीजिएगा। इंडिया में ये अभी भी लीगल नहीं है। ओके, पूछा गया है कि नोमैड मैन जो हैं ये कहाँ से या कब से सेटल होना स्टार्ट कर गए थे। तो आप देखेंगे ज्योग्राफी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है जहाँ पे पैलियोंटिक एज होता है, ठीक है। अब ये पैलियोंटिक एज क्या होता है, तो ये लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स पहले की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ईयर्स अगो की बात हो रही हो। तो इस टाइप के बहुत मिलियंस ईयर्स अगो के टाइम पीरियड को क्लासिफाई करेंगे हम पैलियोंटिक मेथोलिक। तो इसमें से देखो इंफॉर्मेशन जो आपके काम की है, जस्ट लाइक आप ये कह सकते हैं पैलियोंटिक एज में जो ह्यूमंस थे वो कहाँ रहते थे, केव्स के अंदर रहते थे, ठीक है। जबकि मियोलिथिक एज के अंदर बात करेंगे तो इन जो पर्सन्स हैं, इन लोगों ने जो स्टोन है, ठीक है, उन स्टोन से बहुत अच्छे पॉलिश्ड क्या कह सकते हैं आप, औजार को टूल कह सकते हैं, ठीक है। ये पॉलिश्ड टूल डेवलप कर लिया था जिससे ये लोग शिकार वगैरह इजीली करते थे, ठीक है। फिर बात आती है कि नियोलिथिक एज आया था। नियोलिथिक एज में इन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया था। तो बेसिकली इस टाइप के बहुत सारे इंसिडेंट हैं, इतना आप दिमाग में मत रखिएगा। तो निमोड मैन जो है वो मेसोलिथिक एज या टाइम पीरियड के थे। पूछा गया है आपसे कि विच ऑफ द हड़प्पन टाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब यहाँ पे 3 पार्ट्स और 2 पार्ट्स का क्या कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। देखो जो हड़प्पन टाइम पीरियड में जो सिविलाइजेशन थी, ये सिविलाइजेशन क्या करते थे, तो जो एरिया था जहाँ पे ये लोग रहते थे उस एरिया को 2 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे, ठीक है। एक होता था ईस्टर्न पार्ट और एक होता था वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। एक पर्टिकुलर पार्ट में क्या होते थे, यहाँ पे किंग रहा करते थे, और एक पर्टिकुलर पार्ट में जो नॉर्मल पर्सन्स हैं वो रहा करते थे, ठीक है। तो इस टाइप से ये लोग बाइफर्केशन अपना करते थे। लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड या एक ऐसा टाउन जहां पे इन्होंने इसको 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया था, ठीक है, जहां पे किंग रहते थे, बाकी अदर पर्सन रहते थे, और इस जगह पे नॉर्मल पर्सन्स भी रहा करते थे, ठीक है। तो ये जो प्लेस था ये चन्हू दड़ो के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन पूछा गया है आरआईएमसी कब फाउंड किया गया था। तो देखो ये तो एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जो आपको फ्री में मार्क्स दे रहा हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग प्रिपरेशन ही कर रहे हो आरआईएमसी के लिए तो आपको इजीली पता होगा कि 13 मार्च 1922 को इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी, और एज अ फाउंडर हम लोग जानते हैं एडवर्ड एट्थ को, ठीक है। एडवर्ड एट्थ ने इसकी स्टैब्लिशमेंट करी थी। कहाँ पे है तो आप लोग कमेंट करके बताओ, आरआईएमसी किस जगह पे है, किस इंडियन स्टेट में है, ठीक है, कमेंट करो। पूछा गया है हु वाज द कंटेम्पररी ऑफ पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के टाइम पीरियड के पर्सन के बारे में आपसे पूछा गया है, और ये बताया जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं वो किस टाइम पीरियड में थे या इनके टाइम पीरियड में कौन था। तो देखो पुष्यमित्र शुंग को आप लोग कैसे याद करोगे, तो ये कौन थे, फाउंडर थे, ठीक है। किस चीज के फाउंडर थे अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे जो शुंग एम्पायर था, जस्ट लाइक हम लोगों ने मुगल एम्पायर पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे मुगल किंग्स थे, वैसे ही शुंग एम्पायर के फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। अब दूसरी चीज, इनके यहाँ पे जो बहुत सारे पर्सन्स थे उनमें से आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो हेलियोडोरस है वो उसी के टाइम पीरियड में यहाँ पे रहा था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने जो शुंग एम्पायर स्टैब्लिश किया था, ठीक है, कैसे स्टैब्लिश किया था तो आप बताओगे कि इनके पहले क्या था, मौर्य एम्पायर था, ठीक है, मौर्य एम्पायर था, ठीक है, जिसके एस्टैब्लिशर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन्होंने क्या किया, मौर्य एम्पायर का जो लास्ट रूलर था, ठीक है, यहाँ के लास्ट रूलर जो थे जिनका नाम क्या था, बृहद्रथ मौर्य, ठीक है, बृहदत्थ मौर्य, इनको इन्होंने मार दिया था, और मारने के बाद खुद किंग बन गए थे, और इनका जो एम्पायर था उसका नाम इन्होंने रखा था शुंग एम्पायर, क्योंकि इनका सरनेम क्या था, शुंग था, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। पूछा गया आपसे एक क्वेश्चन कि द बुक होम ऑफ द ब्रेव या होम ऑफ ब्रेव जो है किसने लिखा। तो ये जो बुक है इसको नितिन गोखले ने लिखा है। बेसिकली ये जो बुक है इसे हम लोग जानते हैं होम ऑफ द ब्रेव के नाम से, ठीक है। और ये जो बुक है यहाँ पे आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर जो राष्ट्रीय,
ठीक है, राष्ट्रीय राइफल्स हैं, हमारे यहाँ पे इंसर्जेंसी फोर्स हैं, ये जम्मू एंड कश्मीर में एस्टेब्लिश होते हैं। इन्होंने जो वर्क किया था उनसे रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जस्ट लाइक आप देख पाएंगे कि जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, उनके पास ये स्पेशल पावर होता है कि वो कास्टिंग वोट दे सकते हैं। कब? जब इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाए। तो पहले तो आप ये समझिए कि इक्वालिटी ऑफ वोट्स क्या होता है। जस्ट लाइक ये हमारी असेंबली है और असेंबली में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी प्रोविजंस होगा, ठीक है, इस प्रोविजंस को क्या हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो दैट मीन्स यस एंड नो के लिए यहाँ पे वोटिंग होगी। और मान लेते हैं 50% ने बोला यस और 50% ने बोला नो। तो ऐसी क्राइटेरिया के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग उसको अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो जो स्पीकर होते हैं, जो हेड होते हैं, वो अपना वोट दे सकते हैं इसके डिसीजन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके प्रोविजन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में किस जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि इसका प्रोविजन जो है आर्टिकल 100 में है। ठीक है, तो आर्टिकल 99 में क्या है, तो आप बताएंगे ओथ के बारे में है। ठीक है, यानी कि शपथ जो लेते हैं कि मैं इस पद पे रहते हुए काम करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। ठीक है, पद और गोपनीयता से रिलेटेड वो चीजें आपने देखा होगा। आर्टिकल 100 के बारे में आप लोगों को अभी पता चली गया कि ये वोटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। 101 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे वेकेशन ऑफ सीट्स है। ठीक है, कि कब कब सीट्स खाली होगी वहां पे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आर्टिकल 102 के अंदर कहा गया है कि जो डिसक्वालिफिकेशन है, ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन है कि किस टाइप से कोई मेंबर जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क किए या नहीं किए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हु इज द विनर ऑफ द एनुअल ग्लोबल टीचर प्राइज। ठीक है, 2017। तो देखो यहाँ पे जो विनर थी वो थी मैगी मैकडोनल्ड, जिनकी आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हो। ठीक है, अब बेसिकली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का सेशन हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए आप लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाइए मेरे चैनल पे, उनको देखिए, वो आप लोगों के लिए इस साल एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये भी मैंने चैनल में, अगर आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट पे जाकर देखोगे तो मिल जाएगा वहां पे। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो पूछा गया है कि अ डॉग रन 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट। तो पहले तो ये समझो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ किधर होता है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये जो डॉग है कहीं से भी 20 मीटर ईस्ट में जा रहा है। तो ये मैंने इनिशियल पॉइंट मान लिया, यहाँ से 20 मीटर ये ईस्ट में गया। ठीक है, देन टर्न राइट एंड रन फॉर 10 मीटर। यहाँ से राइट मतलब नीचे की तरफ और 10 मीटर गया। एंड टर्न्स टू राइट एंड 9 मीटर। तो यहाँ से राइट लेगा ये और ये पहुंच गया 9 मीटर। एंड अगेन टर्न टू लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट टर्न करके 5 मीटर जा रहा है। तो यहाँ से लेफ्ट टर्न मतलब इधर और ये आया 5 मीटर। ठीक है, एंड देन टर्न्स टू लेफ्ट। अब यहाँ से लेफ्ट एंड रन 12 मीटर। तो देखो 12 का मतलब क्या, ये तो हो गए 9 और ये +3, तो 9 और 3 12, तो ये यहाँ पे आ गया। एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन फॉर 6 मीटर। लेफ्ट लेके 6 मीटर। तो देखो ये तो 5 मीटर इसके इक्विवेलेंट और ये 1, तो ये 5 और ये 1 6 मीटर चला गया। नाउ इन विच डायरेक्शन डॉग इज फेसिंग। ठीक है, तो इसका फेस कहाँ है, देखो ऊपर की तरफ चल रहा था, तो ऊपर कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो आप लोग यहाँ पे आंसर क्या देंगे, नॉर्थ देंगे। ओके, पूछा गया जो साइक्लोन नाडा है वो न्यूज में रहा था। तो ये भी बेसिकली 2017 का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का सेक्शन है। ठीक है, जस्ट मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए हमारे प्लेलिस्ट से ही पढ़ना है। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में टर्न कर रहा था। ओके, विक्टोरिया फॉल अफ्रीका रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ये जो विक्टोरिया फॉल है, ये आप देख पा रहे हैं ये किस रिवर के ऊपर है। तो आपका जो आंसर होगा ये जाम्बिया रिवर पे है। ठीक है, विक्टोरिया फॉल को हम लोग बोलते हैं द स्मोक। ठीक है, रीजन क्या है, जब ये वाटर इस टाइप से फॉल करता है तो ये देख रहे हो इस टाइप से जो वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ते हैं, तो इस कारण से इसको द स्मोक कहा जाता है। और फुल्ली अगर मैं कहूँ तो द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से हम विक्टोरिया फॉल को जानते हैं। ठीक है, कहाँ पे है ये, तो अफ्रीका के अंदर है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है, अफ्रीका के अंदर है। और अफ्रीका में
किस रिवर पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जाम्बिया रिवर के ऊपर है, ठीक है। और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल भी कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस का पार्ट कब बना था। तो देखो, इंडिया 1945 के अंदर जब यूनाइटेड नेशंस फॉर्म किए गए थे तो उसी टाइम इसका मेंबर बन गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को ये पता होगा कि जो यूनाइटेड नेशंस हैं, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे बतलाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं भी देख लूं कि आप लोग कितनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जल्दी से कमेंट कर दो इसको। गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा गया और कस्तूरी रंगन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा गया। ये दोनों ही जो कमेटी हैं वो किससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे ये वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। अब ये वेस्टर्न घाट क्या है, तो देखो आप लोग इंडिया के मैप को जानते ही हैं, ये गुजरात वाला रीजन और ये लोअर रीजन, ठीक है। ऊपर का मैप में ड्रॉ नहीं करूंगा, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये इस रीजन को कहा जाता है वेस्टर्न घाट। और यहाँ पे इस टाइप का जो एनवायरनमेंट है इतना इको फ्रेंडली, इतना अच्छा नरिशिंग है, तो इनको प्रिजर्व कैसे किया जाए, ठीक है, उससे रिलेटेड वर्क करने के लिए दो कमेटी बनी थी, कस्तूरी रंगन और गाडगिल कमेटी। पहले गाडगिल कमेटी बनी थी, इनकी रिपोर्ट के ऊपर वर्क किया था कस्तूरी रंगन कमेटी ने, ठीक है। तो बेसिकली ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिए, ये वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब डेल्टा क्या होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो ये माउंटेन है, ठीक है। अब इस माउंटेन से, ये दो माउंटेन बना लेता हूँ, इनके बीच से जब वाटर फ्लो करेगा, ठीक है, तो वाटर का कलर थोड़ा सा यहाँ पे हम ब्लू ले लेते हैं। यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा वाटर फ्लो कर रहा है, ये रिवर है। ये जब लैंड से गिरकर कहाँ चला जाएगा, ओशन के अंदर चला जाएगा, तो अपने साथ जो रॉक्स वगैरह को ये लेकर आता है ना, तो ये रॉक्स को यहाँ पे डिपॉजिट करेगा और डिपॉजिट करने से यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप जनरेट होगा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये ट्रायंगुलर शेप। तो दिस इज नोन एज डेल्टा, ठीक है। तो सबसे बड़ा डेल्टा किस जगह बनता है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि इसका नाम क्या है, सुंदरवन का डेल्टा, ठीक है, या फिर द गंगेज डेल्टा के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सुंदरबन, SUNDERBAN, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। इसको हम लोग और क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं द गंगेज डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, जो कहाँ पे, इंडिया, ठीक है, इंडिया प्लस बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया प्लस बांग्लादेश दोनों को मिलाकर बनता है, ओके। और साथ में आपको थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि कौन कौन से रिवर इस पे काम करती है। तो इम्पोर्टेंट गंगा रिवर है, ठीक है। इसी के साथ साथ चूंकि बांग्लादेश का एरिया है तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है और मेघना रिवर है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे याद रख लेंगे। पूछा गया है इन विच कंट्री वुड यू फाइंड द सिटी ऑफ लिमेरिक, ठीक है। लिमेरिक ये जो सिटी है ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आप बताएंगे ये आयरलैंड के अंदर स्टैब्लिश्ड है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ का जो सेंट मैरीज कैथेड्रल है, ठीक है, सेंट मैरीज कैथेड्रल है, आप लोग नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। और जो सेंट जोन्स स्क्वायर है, ठीक है, सेंट जोन्स स्क्वायर है, ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस मॉन्यूमेंट के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछ लिया गया। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। बाकी का नेक्स्ट सेशन में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना और इसी टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं तो YouTube पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और आप अदर वीडियोस की अगर आप लोगों को टाइम पे नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप इन जगहों पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और जीके से रिलेटेड, ठीक है, मैं रिपीट करूंगा, जीके से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में जिसका आप लोगों को आंसर नहीं पता चल रहा, तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ठीक है। और केवल व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मैं कॉल का रिप्लाई नहीं देने वाला आप लोगों को। तो कॉल अगर करते भी हैं तो मैं आपके नंबर को ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप 7737653468 पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। वहां पे आप लोगों को जो भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन
मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, विद इन 24 आवर्स आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आपने भेजा है उसका आंसर मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, तो मैसेज भेजने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पेशेंस नहीं रखते, कंस्टेंटली मैसेज कर रहे होते हैं, तो उनको शायद ये नहीं पता हो कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं, तो रिप्लाई करने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रहें। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।